हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो है क्लास चल रही थी कृषि रसायन विज्ञान की और ट्वेल्थ क्लास के लिए, मेनली स्पेशली ट्वेल्थ क्लास के लिए है। हालांकि जेड के लिए भी यूजफुल है ट्वेल्थ क्लास। और जेड के लिए जो इस चैप्टर को मैं समराइज करके भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि जेड कंप्लीट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बस कुछ चीज़ें जेड से हटा दी जाती हैं, है ना। तो याद रखना है कृषि रसायन विज्ञान, जिसमें क्लास नंबर 2 है और अध्याय नंबर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अध्याय नंबर फर्स्ट हमारा जो है, जो मृदा है, खनिज हैं, खनिजों का अपक्षय है, इसकी हम बात करेंगे। और हमने जो है मृदा के बारे में जाना था, मृदा की विशेषताओं के बारे में जाना था, मृदा के कार्य के बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे मृदा का अध्ययन। तो आप हेडिंग डालिए मृदा का अध्ययन। अब देखो, क्वेश्चन कहाँ से कैसे भी बन सकता है आपको। आप यदि ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं तो आप जो है टॉप, इसकी जो पुस्तक है वो आप लेके बैठ जाएं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आप हमारा पुस्तक चाहिए, उसकी पीडीएफ, इस पुस्तक की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल एग्री पावर जयपुर है, वहाँ पर पुस्तक मिल जाएगी। तो मृदा का अध्ययन, देखो मृदा का अध्ययन जो है दो प्रकार से किया जाता है, याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मृदा का अध्ययन, मृदा के अध्ययन के बारे में लिखिए। मृदा का अध्ययन जो है कितने प्रकार से जो है किया जाता है, तो आपको लिखना है मृदा का अध्ययन जो है दो रूपों में किया जाता है। मृदा का अध्ययन जो होता है वो दो रूपों में किया जाता है। एक रूप क्या होता है, एक होता है पेडोलॉजी। एक क्या होता है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। और एक होता है एडेफोलॉजी, है ना, जिसे मृदा शास्त्र कहते हैं। एक होता है एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी। तो याद रखना है, एक होता है पेडोलॉजी और एक होता है एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है, पेडोलॉजी में हम केवल मृदा की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, केवल और केवल जब मृदा की बात हो रही है, मृदा के वितरण की बात हो रही है, मृदा के जन्म की बात हो रही है, मृदा के निर्माण की बात हो रही है, तब हम बात करेंगे। केवल और केवल जब मृदा से रिलेटेड बात हो रही है तब हम पेडोलॉजी की बात करेंगे। जेट वाले विद्यार्थियों के लिए बता दूं, ये पेडोलॉजी जो होता है ये ग्रीक शब्द है। ये दोनों जो हैं ये क्या है, ग्रीक शब्द हैं। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी दोनों ग्रीक शब्द हैं। फादर ऑफ पेडोलॉजी जो है किसे कहा गया है, बीबी डॉटुचेव को कहा गया है। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है कि जो है फादर, पेडोलॉजी के फादर कौन है, जनक कौन है, और जनक हैं बीबी डॉटुचेव। याद रखना है, पेडोलॉजी के जनक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो बीबी डॉटुचेव को माना गया है। अब देखो, अब आपके ट्वेल्थ में जो है पूछ लिया जाए कि भाई एडेफोलॉजी और पेडोलॉजी के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो कुछ नहीं है। पेडोलॉजी मतलब मृदा का अध्ययन है और एडेफोलॉजी मृदा प्लस जो है, ऐसे याद रखो। जब हम बात करें पेडोलॉजी की तो हम बात करेंगे केवल मृदा की। पेडोलॉजी जब केवल हम मृदा के बारे में बात करेंगे और एडेफोलॉजी की बात करें तो हम ये जो है मृदा, मृदा का अध्ययन जो है, मृदा का अध्ययन फसल के दृष्टिकोण से, यदि दो शब्द आ जाएं मृदा प्लस फसल तो एडेफोलॉजी होगा। और केवल मृदा के बारे में जो है यदि हम बात करें तो आपका क्या होगा, पेडोलॉजी होगा। अब इसकी डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन क्या कहती है जो आपकी बुक में लिखी गई है, मृदा को एक, यह ऐसे आप लिखें। अब डेफिनेशन ये है, अगर आपसे कोई पूछ ले पेडोलॉजी को परिभाषित कीजिए, तो याद रखना है पेडोलॉजी, आपको लिखना है पेडोलॉजी मृदा का वह अध्ययन है, ऐसे लिखना है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी मृदा का वह अध्ययन है, अध्ययन है जिसमें, जिसमें मृदा के निर्माण, जिसमें मृदा के निर्माण, मृदा के जन्म और
वितरण का अध्ययन किया जाता है, और वितरण का अध्ययन किया जाता है। याद रखना है, पेडोलॉजी में क्या किया जाता है, ओनली द मृदा की बात हो रही है। मृदा का ही अध्ययन, मृदा का ही निर्माण और मृदा का वितरण, इन तीनों चीजों की बात हो रही है। तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, पेडोलॉजी की बात हो रही है। चलिए, और यदि मृदा का अध्ययन यदि आप कर रहे हो, किसके रेफरेंस में यदि आप कर रहे हो, फसल के रेफरेंस में, तो याद रखना है मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय, ऐसे लिखेंगे, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय, मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से, के दृष्टिकोण से, के दृष्टिकोण से किया जाता है। यदि मृदा का अध्ययन जो है पादप समुदाय के दृष्टिकोण से, उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, तो वो एडाफोलॉजी कहलाता है। तो याद रखना है, मृदा के अध्ययन केवल और केवल जब मृदा की बात हो रही है, मृदा के निर्माण की बात हो रही है, मृदा के जन्म की बात हो रही है, मृदा के वितरण की बात हो रही है, तब पेडोलॉजी आएगा। और मृदा का अध्ययन जब उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जा रहा है, तो क्या आएगा, आपके एडाफोलॉजी आएगा। पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी दोनों ही क्या हैं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एक और चीज, अब आपके जो है एक आता है, एक अगला बिंदु आपके आता है, ये लिखें, आप नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन कर लें। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मृदा का अध्ययन जो है कितने रूपों में किया जाता है, तो याद रखना है 2 रूपों में किया जाता है। 2 रूप क्या है, पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए, लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पर समझो, मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में जो है बता देता हूं। देखो, एक और बिंदु है जहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको लिखना नहीं है वो, है ना, बस आपकी पुस्तक में खोल के देखना है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा, फिर भी आप ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसके बारे में क्या कहा गया है, ये आप जो है आपकी पुस्तक में आप नोट डाउन कीजिए। क्या कहा गया है, इसको समझा देता हूं मैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, इसके गुण विशेष विभिन्न होते हैं। मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है, क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का धीरे धीरे विकास होता है। देखो, मृदा क्या है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड के साथ साथ एक जीवित पिंड भी है, एक लिविंग, हम कह सकते हैं लिविंग बॉडी है। क्यों लिविंग बॉडी है, जिस प्रकार से जीव का विकास धीरे धीरे होता है, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसी प्रकार से मृदा का विकास भी, मृदा का जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो याद रखना है, इसके गुण विशेष तथा विभिन्न मृदा के एक प्रकार के पिंड हैं, क्योंकि जीवित पदार्थों के समान मृदा का धीरे धीरे विकास होता है। इनका जन्म पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है, जो मैं बता चुका हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि मृदा का निर्माण किससे हो रहा है, तो याद रखना है मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है या पैतृक पदार्थों से होता है। भाई चट्टान, चट्टान बोल दो या पैतृक पदार्थ बोल दो, भाई ऐसे बोल दो, भाई मेरा जन्म मेरे पापा से हुआ है, या ऐसे बोल दो भाई पिताजी से हुआ है, कुछ भी बोल दो, एक शब्द दे दिया, समझ रहे हो, ऐसे। यह परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। अब जब चट्टान से धीरे धीरे मृदा बनती है, क्या बनता है, जब चट्टान से धीरे धीरे मृदा बनती है, तो मृदा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचकर प्रोफाइल का निर्माण करती है, प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। प्रोफाइल के रूप में मतलब है कि विभिन्न स्तरों में, क्या मतलब है, विभिन्न, है ना, विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेयर में, बहुत सारी जो लेयर्स होती हैं
उनमें जो है विभाजित हो जाती है मृदा, जो मैं आगे बताऊंगा। सॉइल प्रोफाइल आपके टॉपिक है मृदा परिच्छेदता में। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफाइल को क्या कहते हैं? परिच्छेदता हिंदी में, इंग्लिश में प्रोफाइल कहते हैं। तो याद रखना है, परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहते हैं। ये जीव, सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को भी प्रभावित करते हैं। भाई सीधी सी बात है, मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड का है। नेचुरल बॉडी क्या है? क्योंकि आप देखेंगे, देख पाएंगे, मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी चली जाती है ना, किसी भी बहाव की वजह से चली जाती है, तो एक प्रकार से जो है गतिशील होती है। ये सूक्ष्म जीव और जीव मृदा विशेष के कार्यों को प्रभावित करते हैं। याद रखना है, मृदा विशेष का जो कार्य है जो मैं बता चुका हूं, है ना, जिसमें जड़ों को श्वसन देना है, यांत्रिक आधार प्रदान करना है, मृदा के बहुत सारे कार्य हैं। कहीं ना कहीं जो जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कार्य को प्रभावित करते हैं। आगे क्या कह रहा है एग्जामिनर, देखते हैं बुक में। ये आप जो है बुक से आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ से जनरल एक नॉर्मल बात है ये बताना जो है ना। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह गहरी होती है। भाई सीधी सी बात है, मृदा गहरी होती है। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। सीधी सी बात है, मृदा का एक अपने आप में क्षेत्रफल होता है ना। यह विनाशकारी तथा एवं संश्लेषित विक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है। समझिए, विनाशकारी और संश्लेषित विक्रम, है ना, जो है प्रक्रम जो रहते हैं। अब विनाशकारी यानी कि चट्टान से विनाशकारी, चट्टान पर विनाशकारी प्रभाव आया जिससे चट्टान टूटी। फिर टूटने से जो छोटे छोटे जो भी कण बने, उनसे क्या हुआ होता है? संश्लेषण होता है। तो ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रम जो है, प्रक्रम क्या होते हैं, ये आगे आपके चैप्टर में ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका ये समझ लेना कि जो आपकी जो चट्टान है उसमें दो क्रियाएं होंगी, एक विनाशकारी क्रिया होगी, एक संश्लेषित क्रिया होगी। इन दोनों क्रियाओं के सम्मिलित रूप से मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताओं जैसे विनाश, संश्लेषण, परिवर्तन की पूर्ति करती है। इस प्रकार हम देखते हैं मृदा कार्बोनेट व खनिज पदार्थ का एक प्राकृतिक पिंड है। ऑब्वियसली बात है, मृदा में कार्बोनेट पदार्थ होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको, 5% के आसपास रहते हैं। खनिज पदार्थ भी होते हैं, लगभग 45% जो है मृदा में खनिज पदार्थ होते हैं। अभी जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मृदा अवयव आएगा। मृदा अवयव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बनिक पदार्थ भी होता है, खनिज पदार्थ भी होते हैं मृदा में। मृदा में रंध्रावकाश भी होते हैं, मृदा में वायु, जल वायु जो है रहती है। ये सब की हम चर्चाएं हम आगे भी करेंगे। तो एक सामान्य बात है, इसको आप लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपके 12th में मोस्टली पूछा जाएगा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, इस पर टिप्पणी करो। फिर भी एक बेसिक चीज आप याद रखना है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इसके बारे में जो भी आपको पता है लिख देना। एक शब्द जरूर लिखना कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और इसका अपना एक अस्तित्व होता है, इसकी बात कर देना। आप प्रोफाइल की बात कर देना, किसी भी एक लाइन में प्रोफाइल की बात कर देना। आप दो शब्दों की बात कर देना कि विनाशकारी और संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न जो है प्राकृतिक पदार्थ है, इसकी बात कर देना, तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। समझ रहे हो? आपको जो 1 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखना है इसका। चलिए आप नोट डाउन करें, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे अच्छा दिख रहा है। चलिए ये बात हो रही। अब मैं आपको जो है मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है, इस पर जो है चर्चाएं करते हैं। चलिए हो गया। अब अपना जो चल रहा था उस क्लास नंबर 2 पे आते हैं। हाँ, अब हम लिखेंगे मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
मृदा पादप वृद्धि के लिए माध्यम। भाई किस प्रकार से, क्वेश्चन कैसे आएगा कि मृदा पादप वृद्धि के लिए माध्यम है। पानी का ब्रेक लेते हैं जब तक लिखो। है ना, क्या कह रहा था मैं, मृदा पादप वृद्धि के लिए माध्यम है, इस पर टिप्पणी करो। क्वेश्चन आ गया कि इस पर आप टिप्पणी करो कि मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है, तो किस प्रकार से आप टिप्पणी करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो, मृदा जो है क्या क्या प्रोवाइड कराता है, क्या क्या माध्यम प्रोवाइड कराता है, उसको हम लिख लेते हैं। आप लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे, भाषा शैली के रूप में, कि मृदा पौधे की वृद्धि के लिए निम्न दशाएं प्रदान करती है। ऐसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे, मृदा पौधे की वृद्धि के लिए निम्न दशाएं प्रदान करती है। ठीक है, निम्न दशाएं प्रदान करती है। अब क्या क्या निम्न दशाएं हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इसको और विस्तार से आपकी पुस्तक से पढ़ेंगे। सबसे पहला, सबसे पहला तो आवश्यक पोषक तत्व, पहली दशा क्या है ना, पहली दशा क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व। देखो, आपको पता होना चाहिए कि मृदा जो रहती है वो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो है प्रोवाइड कराती है। अब आवश्यक पोषक तत्व में क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए। आवश्यक पोषक तत्व जो हैं कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इस पर जो है चलिए, आवश्यक पोषक तत्व जो है देखो 17 होते हैं। यदि मैं बात करूं पोषक तत्व की, पोषक तत्व वाले चैप्टर में और पढ़ लेंगे, पोषक तत्व होते हैं 17 होते हैं। कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17 में जो है बात करें तो बृहद पोषक तत्व होते हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व, दो प्रकार के होते हैं, एक तो बृहद होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म। है ना, बृहद में यदि बात करें, देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसके बाद जो है मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकेल है, जिंक है, इसके अलावा जो है एफी है, आयरन है ना, बोरॉन है, बोरॉन है, जिंक हो गया, कॉपर है, कॉपर है, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, गंधक, लोहा, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज है, कितने हो गया आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पोषक तत्व आपके हो चुके हैं। ये 17 पोषक तत्व जो हैं आपके होते हैं। अब समझिए, इसमें से 17 पोषक तत्व में से मृदा जो है वो सब प्रोवाइड करती है, इसको छोड़कर। जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ये किससे प्राप्त होते हैं, ये लिखा गया है, वायु, वायु एवं जल से प्राप्त। देखो, जो वायु एवं, अब क्वेश्चन आ जाए कौन सा पोषक तत्व है
जो वायु एवं जल से प्राप्त होता है पौधों को। तो याद रखना है कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता रहता है वो प्राप्त होता है किससे, वायु एवं जल से। इसी प्रकार से जो नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन ये किससे प्राप्त होता है, ये दोनों से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन जो है मृदा से भी प्राप्त होता है, एवं हवा, हवा यानी कि वायु, दोनों से प्राप्त। बस इतना याद रखना है कि जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहता है जिसे हम संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं, वो वायु एवं जल दोनों से प्राप्त होते हैं। मृदा की बात करें तो ये मृदा से प्राप्त नहीं होते, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो ये मृदा से भी प्राप्त हो जाता है और वायुमंडल से भी प्राप्त हो जाता है। बाकी सभी तत्व, देखो चार, अब इस नाइट्रोजन को बात करें तो नाइट्रोजन मृदा से भी प्राप्त हो रहा है, जो जमीन है उससे भी प्राप्त हो रहा है, और वायु से भी प्राप्त हो रहा है। बाकी सभी मृदा से प्राप्त होते हैं, बाकी सभी तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसको भाई, अब इसको थ्योरी रूप में कैसे लिखोगे, आप लिख सकते हो भाई, सभी पौधों को अपने पोषक के लिए, अपने पोषकता के लिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जितने भी ये पोषक तत्व ने नाम लिखे गए हैं, इनकी आवश्यकता होती है, याद रखना है। अब इसमें से फिर आप लिखेंगे कि मृदा से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मृदा से होते हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल, जिंक, आयरन, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीज, ये सभी पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। फिर अगली लाइन में आपको लिखना है नाइट्रोजन मृदा एवं वायु दोनों से प्राप्त होता है। फिर लिखना है अगली लाइन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वायु एवं जल से प्राप्त होते हैं। जो आपके उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है उसी को आपको लिखना है। मैंने उस जो आपकी पुस्तक में लिखा है उसको बस समझा दिया। तो याद रखना है ये सब कौन प्रोवाइड करा रहा है, मृदा प्रोवाइड करा रही है। तो आपसे पूछा जाए कि मृदा पादप वृद्धि के लिए माध्यम है, इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड कराती है कौन, मृदा। किसके लिए उपलब्ध कराती है, पौधे के लिए उपलब्ध कराती है। ये 17 पोषक तत्व रहते हैं, 17 में से सभी पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। बजाय इनकी बात करें वायु एवं जल से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व बताओ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मृदा एवं वायु दोनों से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व बताओ, नाइट्रोजन। ऐसे आपके क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकता है। चलो नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करो। और 12th वाले ध्यान रखें भाई, ये जो आपकी जो थ्योरी है वो भी आप बुक पुस्तक लेके बैठे हैं, पुस्तक लेके बैठे हैं। चाहो तो मैं थ्योरी के रूप में भी इसको लिखा सकता हूं, ठीक है। चलिए, इसकी थ्योरी आप लेते हैं, चाहो तो मैंने बोल दी है उस हिसाब से आप थ्योरी लिख लीजिए, जो मैंने बोला है उसके हिसाब से आप लिख लीजिए। चलो, है ना, आपकी जो पुस्तक में लिखा है वही आपके नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा क्या है, जल, कि जो जल, वाटर, भाई पौधे के लिए आपको पता होना चाहिए कि पौधे के लिए जल उपलब्ध कौन कराता है, मृदा उपलब्ध कराती है। तो याद रखना है इसमें हम लिखेंगे यह मृदा का प्रमुख अंग है, यह मृदा का प्रमुख अंग है। मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं, मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं,
मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें उनमें पानी का भाग उनमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक होता है। क्या कह रहा है कि यह मृदा का प्रमुख अंग है। भाई जल मृदा का प्रमुख अंग है। मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं, खाद्य पदार्थ में आपके पोषक तत्व भी लिए जाएंगे, सबसे ज्यादा जो है पानी लेता है। आप देखोगे पौधा जो है बहुत ज्यादा पानी लेता है। अब यदि इसमें आगे मैं आपको बता दूं कि पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर, अब आगे जो आपके 12th की बुक में लिखा गया है उसी को आगे लिख लेते हैं, फिर समझा देते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है पौधे के लिए पानी की मात्रा, पौधे के लिए पानी की मात्रा, पौधे के लिए पानी की मात्रा कम होने पर, पौधे के लिए पानी की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का कोशिकाओं का यदि पौधे के लिए पानी की मात्रा कम हो रही है तो कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन कम कम हो जाता है। ये याद रखें। यदि क्या हो गया भाई, आप खुद ही देखो भाई, जब आप देखो जब किसी भी फसल में आप पानी मत दो, पानी मत दो, सूखा आ रहा है तो जो कोशिकाएं, जो पत्तियां रहती है, पत्तियां पत्तियां क्या होती है, मुरझा जाती हैं बेचारी, सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोशिकाओं का जो विस्तार है, कोशिकाओं का जो विस्तार है वो क्या हो गया है, कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है ना। कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन क्या हो गया है, कम हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई कि जल एक माध्यम है, इस पर टिप्पणी करो। तो क्या लिखोगे भाई, जल मृदा का एक अभिन्न अंग है, प्रमुख अंग है। जितने भी खाद्य पदार्थ मृदा से प्राप्त होते हैं उनमें पानी का भाग जो होता है वो सर्वाधिक होता है। आगे की लाइन में लिखेंगे यदि पौधे पौधे के लिए पानी की कमी, पानी की मात्रा कम होने पर क्या होगा, जो कोशिकाओं का जो विस्तार है और विभाजन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखें। और क्या है, अब देखो प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव करेगा। भाई प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां पत्तियां सूर्य के प्रकाश में CO2 और प्लस H2O का उपयोग करते हुए खाना बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, खाना बनता है ना। उसके लिए पानी आवश्यक है, ये ध्यान रखना है। तो आगे हम लिखेंगे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है। देखिए भाई, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है तथा इसकी कमी से तथा पानी की कमी से पानी की कमी से यह आवश्यक क्रिया धीमी पड़ जाती है। भाई सीधी सी बात है। क्या बात है सीधी सी, देखो
ये आपका पौधा है, ये इसकी जो है पत्ती है, यहाँ आपके सूर्य भगवान है, ये सन है, सूर्य है, ये पत्ती पर पड़ रहा है, यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल में CO2 है, यहाँ पर पौधे पौधे की जड़ हैं जो H2O को लेती हैं और H2O धीरे धीरे ऊपर जाकर जो है पत्ती में चली जाती है और यहाँ पर H2O रहती है, जल रहता है। CO2 प्लस H2O की क्रिया से क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, यानी कि खाना बनता है। भाई आप देखो, फल बनते हैं, सब्जी बनते हैं, वो इसी वजह से तो बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अब सोचो, जब जल की आपूर्ति कम होगी, जब जल की कमी हो जाएगी, क्या प्रकाश संश्लेषण जो है परफेक्टली होगा? नहीं होगा भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है धीमी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ जाएगी। आप पानी मत दो, देखेला फसल हो जाए तो, समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यही कहना चाह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक है तथा पानी की कमी से यह आवश्यक क्रिया धीमी पड़ जाती है। क्लियर है मेरे लाडलो? देखो इसको, और भी है। आपकी पुस्तक ही अपने आप में शॉर्ट नोट्स हैं, है ना? ऐसा मत कहना कि सर शॉर्ट नोट्स में बताओ। भाई देखो, जल के बारे में यदि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पूरा, सोचो एग्जाम में जरूरी थोड़ी आपको पूरा याद रहे। आपको क्या पता ये याद रहा, आपको ये प्रकाश संश्लेषण वाली बात रही तो आप कर दोगे, आपको ऊपर वाली याद रही तो आप कर दोगे। इसलिए ज्यादा पढ़ लो, ज्यादा में से कुछ तो याद होगा। भाई आप 100% किसी चीज को पढ़ो पूरा, अरे 90% तो याद होगा, 80% याद होगा। 80% के बेस पे ही आपका अच्छी परसेंटेज बन जाएगी, 90% बन जाएगी। अब आगे और क्या कह रहा है, जल जल के बारे में दो बात हो रही है ना, जल की कमी से क्या हो रहा है, और भी जल के बारे में और भी बात है। जल एक अच्छा विलायक है और पोषक तत्वों को ढोल लेता है। क्या कह रहा है, जल एक अच्छा विलायक है, जल एक अच्छा विलायक है और पोषक तत्वों को घोल लेता है, घोल लेता है, पोषक तत्वों को घोल लेता है तथा स्वयं भी तथा स्वयं भी स्वयं भी पौधों के लिए पौधों के लिए तथा स्वयं भी पौधों के लिए पोषक का कार्य करता है, पोषक का कार्य करता है। भाई पोषक का कार्य करता है। भाई जल जल में क्या होता है, जल में क्या होता है, H2O होता है। जल में क्या होता है लाडलो, H2O। H2 होता है मतलब ऑक्सीजन, O2 जो है वो जल से आती है, हाइड्रोजन भी प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं भाई जल से हो रही हैं, है कि नहीं है? तो अपने आप में पोषक का भी कार्य कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है, जल जल जो रहता है वो मृदा ताप एवं मृदा वायु भी, अगली लाइन क्या कह रही है, मृदा ताप एवं मृदा वायु, मृदा ताप एवं मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित रहती है। मृदा ताप एवं मृदा वायु भी जल के द्वारा, ये क्या लाइन है भाई? आप देखो, बहुत ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जो है, जो आपकी जो जमीन है वो उबाल मार रही है, छिड़काव कर दो ठंडा, अरे ठंडी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मृदा ताप, सॉइल का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा,
जल के द्वारा, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एयर जल के द्वारा नियंत्रित हो रहा कि नहीं हो रहा। मृदा वायु, बहुत ही ज्यादा मृदा वायु है, जल डाल दो तो कुछ मृदा वायु कम हो जाएगी। तो जल के द्वारा जो है मृदा ताप और मृदा वायु जल के द्वारा नियंत्रित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी खनिज है, कोई भी कार्बोनेट पदार्थ है, वो चारों ओर जल जल भ्रमण करता है। ये याद रखें कि भाई ये तो लाइन आपके जो है क्या कह रही है उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर उसको मैं समझाऊंगा क्या लाइन कह रही है। भाई जल के बारे में आपकी पुस्तक में क्या लाइन है, खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के, खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के, खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर, चारों ओर जल भ्रमण करता है, जल भ्रमण करता है तथा तथा अनेकों पदार्थों को, अनेकों पदार्थों को, पदार्थों को विलय करके, विलय करके मृदा विलयन बनाता है, मृदा विलयन बनाता है। अब देखो, यानी कि खनिज पदार्थों और कार्बन पदार्थों के चारों ओर जल भ्रमण करता है। जैसे कोई भी, ये खनिज पदार्थ है, ये खनिज पदार्थ है, आप देखो मृदा में जो है खनिज पदार्थ रहते ही हैं, है ना, और इनके चारों ओर जो जल है वो भ्रमण कर रहा है। ये सोचो जल है तो चारों ओर भ्रमण कर रहा है, तथा अनेकों पदार्थों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है। बहुत सारे पदार्थों को ये जल क्या करता है, जल घोल कर एक मृदा विलयन बनाता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, भाई मृदा विलयन बनाएगा, सीधी सी बात है। खनिज पदार्थ और खनिजों और कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर भ्रमण भी करेगा और अनेक पदार्थों को विलय कर। जल क्या है भाई, जल, जल में जो है अनेक पदार्थ क्या होंगे, घुल जाएंगे, और घुल जाएंगे, कोई भी चीज है, कोई भी चीज जल में घुल रही है तो क्या बनेगा, ये जो है इसको हम विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन बन जाएगा। यही तो कह रहा है ना। जल जो है विभिन्न पदार्थों को विलय कर, विलय मतलब, विलय मतलब घोल कर, है ना, घोल करके मृदा विलयन बनाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आप लिखिए इसको। चलिए फिर देखते हैं जड़ों के लिए श्वसन, तीसरा बिंदु देखते हैं, तीसरा बिंदु। और क्या है जड़ों के लिए श्वसन, श्वसन शायद सही नहीं लिखा, श्वसन, जड़ों के लिए, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है, मृदा से आती है ऑक्सीजन। भाई जड़ भी तो श्वसन करेंगी, जो जमीन में जो जड़ हैं वो भी तो श्वसन करेंगी कि नहीं करेंगी, बस याद रखना है आपको। चलिए, तो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करा रहा है, मृदा प्रोवाइड करा रही है। आपकी 12th की बुक में क्या कहा गया है कि सभी जीवित पदार्थों के लिए श्वसन अनिवार्य है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक है। ये सामान्य बात है। क्या बात सामान्य है कि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, कि सभी जीवित पदार्थों, जीवित पदार्थ कौन, आपकी बुक में देखो, आप बुक में देखो, बुक में देखो क्या लिखा गया है, सभी जीवित पदार्थों, जीवित पदार्थ कौन, जंतु एवं पौधे के लिए श्वसन अनिवार्य है, ठीक है, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन नितांत आवश्यक है, ये भी अच्छी बात है, याद रखना है ना। फिर आगे की लाइन क्या कर रही है, पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, पौधों की, अब इसमें मैं लिख देता हूं, पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन
पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन, नहीं, पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, ऐसे लिखो आप। पौधों की जड़ों के लिए, हाँ ऐसे लिख लो, पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है, मृदा वायु से प्राप्त होती है। बोले सर ये मृदा वायु क्या है? अरे भाई, जैसे जहां पर ये हवा फिर रही है, ये जैसे वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल में क्या है? वायु है। ऐसे ही जो मृदा रहती है, मृदा में भी तो वायु रहती है भाई। आप ये बताओ, मृदा पत्थर की तरह ठोस रहेगी तो भाई पानी कैसे जाएगा नीचे? पानी जा ही नहीं सकता है। पानी नीचे जा रहा है, इसका मतलब वायु है उसमें, इसीलिए तो नीचे जा रहा है। तो याद रखना है, पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन जो है कहाँ से प्राप्त होती है? मृदा वायु से प्राप्त होती है ना। अब देखो, साधारणतः मृदा वायु में अब मृदा वायु में क्या क्या उपस्थित रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है मृदा वायु में, है ना, क्या लिखा हुआ है? 20.3% ऑक्सीजन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, एक तो मृदा वायु में, एक वायुमंडल में। वायुमंडल में भी ऑक्सीजन लगभग इतनी रहती है ना। और उसके बाद जो है 79.01% नाइट्रोजन। ये आपके 8 नंबर में पूछा जा सकता है कि मृदा वायु में नाइट्रोजन कितनी रहती है, या मृदा में जो है नाइट्रोजन कितनी रहती है। तो 79.01% जो है नाइट्रोजन रहती है। वायुमंडल में भी सेम रहती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0.3% CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 मिलती है। ये याद रखना है। और याद रखना है यहां पर जो है एक चीज नोट लगा के आपको ध्यान रखना है, नोट लगा के, वायुमंडल में CO2 0.03% होती है। देखो यहां पर, देखो यहां पर 0.3% है, यहां पर 0.03% है। इसका मतलब यह है वायुमंडल में CO2 कम रहती है और मृदा वायु में CO2 ज्यादा रहती है। 0.3 ज्यादा है कि 0.03 ज्यादा है? अरे बाबलो, 0.3 ज्यादा है। इसका मतलब मृदा में CO2 ज्यादा रहती है। कितनी ज्यादा रहती है? वायुमंडल की CO2 से 10 गुना ज्यादा रहती है। कितने गुना ज्यादा रहती है? 10 गुना ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। और आगे की लाइन में क्या लिख रहा है कि मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है, फलतः पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। अब यदि यदि जो है मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या होगा भाई? ऑक्सीजन तो कौन दे रहा है? जड़ों को, है ना। ये आगे मैं लिख देता हूं इसको, आप इसको नोट डाउन कीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे की लाइन में क्या है कि मृदा वायु से उचित मात्रा में मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने पर ऑक्सीजन ना मिलने पर ऑक्सीजन ना मिलने पर पौधे की जड़ों की वृद्धि पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। फलतः, अब जड़ों की जब वृद्धि नहीं होगी तो भाई सीधी सी बात है, पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। भाई जड़ें यदि अच्छी नहीं होंगी, जड़ें यदि अच्छी वृद्धि नहीं करेंगी तो आपका पौधा कैसे वृद्धि करेगा? समझ रहे हो?
ये आपको ध्यान रखना है। देखें आप इसको, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने। फिर उसके बाद जो है चौथा बिंदु आता है यांत्रिक आधार। और मृदा, चौथा बिंदु क्या है? यांत्रिक आधार। यांत्रिक आधार मतलब आपका मैकेनिकल सपोर्ट। क्या है? मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल सपोर्ट। ये लिखो, मैकेनिकल सपोर्ट। अब भाई सीधी सी बात है, मैकेनिकल सपोर्ट जब आप देखो, जड़ें जड़ें पूरी मृदा में फैल जाती हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए लिखो आप, जब है ना, देखो चलिए अब देखो, यांत्रिक आधार में आपके पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, पुस्तक को देखो, फिर उसमें से अच्छी चीज निकालेंगे। कुछ मृदाओं की भौतिक और एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती हैं, कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं, फैल भी सकती हैं। ये मृदाएं आदर्श होती हैं क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन दृढ़, जलावराव, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। ये मृदा के एक आयतन के पोषकों को शोषित कर सकते हैं। पौधों की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम कड़ी परतों उर्वरा स्तरों, इसको मैं पढ़ के अच्छे से मैं बता ही देता हूँ। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब देखो क्या है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है भाई, सीधी सी बात है, यांत्रिक आधार का मतलब है कि आप देखो, जल भरा हुआ है, मतलब जड़ें पूरी मृदा में फैल जाती हैं। आप ये देखो, जल भरा हुआ फिर भी आपका पौधा पौधा एकदम स्थिर है। बहुत से पौधे, जल भरा हुआ है चारों तरफ, फिर भी आपका पौधा स्थिर डटा हुआ है। क्यों डटा हुआ है? क्योंकि भैया मृदा जो है, जो सॉइल है, वो यांत्रिक आधार प्रोवाइड करा रही है, जड़ों को जकड़ के रखा हुआ है। जड़ें मृदा में, मृदा को जकड़ के रखी हुई रहती, चाहे वो जल भराव की स्थिति हो, चाहे वो एकदम बहुत तेज हवा आ रही हो। आप देखो, बहुत तेज हवाओं में जो कमजोर, जिनकी पकड़ कमजोर होती है, अरे जिनकी यांत्रिक आधार कमजोर होता है, वो पेड़ गिर जाते हैं। और जो जिनका आधार मजबूत होता है, जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, वो डटे रहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ के बता देता हूं, उसमें से ही हम लिख लेंगे, है ना, उसी में से हम लिख लेंगे यांत्रिक आधार के बारे में, है ना। यांत्रिक आधार के बारे में जो लिखना है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि लंबा चौड़ा है ये। चलिए, ये दे दो। ये आप पढ़ो। चलिए, यांत्रिक आधार क्या लिखा गया है? कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती हैं जिनमें पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं और फैल भी सकती हैं। यानी कि जो मृदा है, जरूरी नहीं है हर मृदा में जड़ें बहुत ज्यादा जाएं। और ये मृदा बहुत ज्यादा हार्ड रही, बहुत ज्यादा कठोर हुई, तो कैसे जाएंगी?
यानी कि मृदाओं की भौतिक और रासायनिक दशाएं ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होती हैं कि पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं और फैल भी सकती हैं। ये मृदाएं आदर्श होती हैं क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे, एक मिनट थोड़ा, चलिए, ये मृदाएं आदर्श होती हैं क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे वाइंड फर्म यानी कि पवन जलभराव ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि समझो क्या कहना चाह रहा है कि वे मृदाएं, कौन सी मृदाएं जिनकी बात हो रही है कि भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी हो जिनमें पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं, उन मृदाओं की बात हो रही है। उन मृदाओं की बात हो रही है जिन मृदाओं में जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं, अपनी पकड़ मजबूत कर सकती हैं, उन मृदाओं में जड़ें आसानी से फैल सकती हैं, उन मृदाओं की बात हो रही है। उन मृदाओं को हमने क्या कहा है? उन मृदाओं को आदर्श मृदा कहा है। तो ये मृदाएं आदर्श होती हैं। कौन सी मृदाएं? जो मैंने बता दी हैं। ये मृदाएं आदर्श होती हैं। क्यों आदर्श होती हैं? क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन दृढ़ जलाभाव से होते हैं। इसका मतलब समझो, यानी कि ये मृदाएं आदर्श क्यों होती हैं? इनमें वृद्धि करने वाले, जब कोई बहुत ज्यादा हवा आती है, यानी कि विंड फर्म, पवन दृढ़ का मतलब है बहुत ज्यादा हवा आती है तो जो पौधा होता है उस मृदा में दृढ़ता से जो है खड़ा रहता है, मजबूती से खड़ा रहता है। तो पवन दृढ़, इसका मतलब यह है कि उस मृदा में पौधा बहुत तेज हवा की स्थिति में भी मजबूती से खड़ा हुआ है। दूसरा, ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? ड्रॉट रेजिस्टेंट का मतलब है कि ऐसी मृदाएं जिनमें वो फसल या पौधा लगा हुआ है वो सूखा सहन कर सकती हैं। यानी कि ऐसी मृदाएं जो सूखा सहन, यानी कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो आप देखोगे पेड़ पौधे या कई बार फसलें बहुत ज्यादा अत्यधिक सूखा पड़ने पर भी नष्ट नहीं होती हैं, बदस्तूर बनी रहती हैं। कारण क्या है? उनकी जड़ें मृदा में परफेक्टली रहती हैं, है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ये मृदा के एक आयतन के पोषकों को शोषित कर सकते हैं। पौधे की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम कड़ी परतों, उर्वरा संस्तरों, नमी की अत्यधिक में न्यूनतम मात्रा, विषैले विलेय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करती हैं। क्या शब्द कह रहा है कि भैया जड़ें कब वृद्धि नहीं करेंगी? पौधे की जड़ें कब वृद्धि नहीं करेंगी? ये कह रहा है। क्या क्या कह रहा है? पौधे की जड़ें, आपकी मृदा अच्छी है लेकिन जड़ें कब वृद्धि नहीं करेंगी? जड़ें कब वृद्धि नहीं करेंगी? जब आपकी जो परतें हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं कड़ी हैं, बहुत ज्यादा कठोर है। अरे आपकी जब मृदा बहुत ज्यादा कठोर है तो मुझे बताओ जड़ें वृद्धि करेंगी? नहीं करेंगी। उर्वरा संस्तर, यानी कि उर्वरा संस्तर का मतलब है आपकी जो मृदा है वो बिल्कुल, उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसमें कार्बनिक पदार्थ भी नहीं है। उर्वरा का मतलब है अनफर्टाइल। उर्वरा का मतलब क्या है? अनफर्टाइल सॉइल है। अब मुझे बताओ, अनफर्टाइल सॉइल है यानी कि आपकी जो मृदा है वो उर्वर नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो वृद्धि करेंगी जड़ें? नहीं करेंगी। नमी की अत्यधिक और न्यूनतम मात्रा, यदि मॉइस्चर बहुत ज्यादा आपने पानी दे दिया और बहुत कम पानी आपने बिल्कुल ही पानी नहीं दिया, दोनों ही स्थिति में जड़ें वृद्धि नहीं करेंगी। हाँ, सफिशिएंट मात्रा में यदि पानी दोगे तो जड़ें वृद्धि करेंगी। विषैले विलेय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करती हैं। यानी कि जिस मृदा में आपने किसी भी पौधे को लगाया है उसकी जड़ें, यदि वहां पर उस मृदा में विषैले तत्व मिले हुए हैं तो जड़ें वृद्धि नहीं करेंगी। आप एक बात बताओ, आपने जो फैक्ट्री में जो पानी है, खराब पानी आपने मृदा में छोड़ दिया तो वृद्धि करेंगी? नहीं करेंगी। अच्छा पानी आपको देना है।
खराब विले, विषैले विले, फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी जिसमें बहुत ही ज्यादा विषैले विले लवणों की उपस्थिति है, उसमें भी जड़ें वृद्धि नहीं करेंगी। क्या करा है? यांत्रिक आधार में आपको क्या लिखना है? यांत्रिक आधार में एग्जामिनर ये किताब क्या कह रही है? ये कह रही है भैया ऐसी आदर्श मृदा, ऐसी आदर्श मृदा कौन सी? जिनमें जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं, वो उसमें उस आदर्श मृदा में जो पौधे रहते हैं वो तेज हवाओं से भी नहीं गिरते हैं और सूखा सहनशील होते हैं। ऐसे पौधे किन मृदाओं में? आदर्श मृदाओं में। आदर्श मृदा कौन सी? ऐसी मृदा जिनमें पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं, उनमें जड़ें गहराई तक जाती हैं। तो ये आप बना के भी लिख सकते हो। चलो लिखो। चलिए और क्या कह रहा है आगे समझो। एक लाइन और है, फिर उसके बाद मृदा अवयव अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? पौधे की वृद्धि के लिए उपरोक्त आवश्यक दशाओं के अतिरिक्त अनुकूल मृदा ताप का होना आवश्यक है। अब देखो हमने चार चीजें पढ़ी। पोषक तत्व हमने पढ़े, जल हमने पढ़ा, हमने जो है ऑक्सीजन हमने पढ़ा कि मृदा वायु जो है मृदा वायु ऑक्सीजन, चौथा हमने यांत्रिक आधार पढ़ा। इसके अलावा इसके अलावा इसके अतिरिक्त क्या कह रहा है? इसके अतिरिक्त जो है अनुकूल मृदा ताप, जो मृदा है उसका तापमान का होना आवश्यक है, क्योंकि यह पौधे द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, जल शोषण, जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। देखो वो तो है ही है, इसके लिए जरूरी है कि मृदा ताप का अच्छा होना। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा मृदा बहुत ज़्यादा ताप हो रहा तब भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही तब भी दिक्कत है। उपरोक्त सभी दिशाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। यानी कि ये जो कुछ पढ़ा है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मृदा जो है क्या है? हम कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा एक आवश्यक माध्यम है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? कंपोनेंट, मृदा के अवयव रहेगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, हमारी ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, एग्री पावर जयपुर ऐप। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।